हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 5 इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल बिजनेस को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरव्यू ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट made by made by a party in one country into a business in another country with the intention of establishing a lasting interest. The sources classify FDI into four specific types based on the nature of the business extension. इसका मतलब है FDI का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के बिजनेसेस में एक लास्टिंग इंटरेस्ट यानी गहरा और लंबी हिस्सेदारी बनाए रखना होता है। बिजनेस के नेचर के हिसाब से एफडीआई को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, एक्सपेंडिंग होम एक्टिविटीज टू अ फॉरेन नेशंस, एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स ओपनिंग इन जापान। हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब है कि आप वही काम दूसरे देश में भी शुरू कर रहे हैं जो आप अपने देश में करते हैं। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स ने अमेरिका से निकलकर जापान में अपने आउटलेट्स खोले, काम वही है, बस देश बदल गया है। दूसरा है वर्टिकल, मूविंग अप और डाउन द सप्लाई चेन इन अ डिफरेंट कंट्री, एग्जांपल अ रेस्टोरेंट चेन एक्वायरिंग अ फार्म अब्रॉड। इसका मतलब है इसमें कंपनी अपनी सप्लाई चेन के ऊपर या नीचे वाले हिस्से को दूसरे देश में सेटअप करती है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट चेन ने किसी दूसरे देश में खेती मतलब फार्म खरीदी ताकि उन्हें सस्ती सब्जियां मिल सके। वो अपने मेन बिजनेस की मदद के लिए दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। तीसरा है कॉन्ग्लोमेरेट, बाइंग अनरिलेटेड कंपनीज अब्रॉड। इसका मतलब है जब कोई कंपनी किसी ऐसी बिजनेस में पैसा लगाती है जो उनके पुराने काम से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता। जैसे कि एक कपड़े बनाने वाली कंपनी ने किसी दूसरे देश में आईटी कंपनी खरीद ली, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फिर आता है फोर्थ प्लेटफॉर्म, expanding into a foreign country to export output to a third country। जैसे इसका मतलब है इसमें एक कंपनी किसी दूसरे देश कंट्री बी में फैक्ट्री इसलिए लगाती है ताकि वहां से सामान बनाकर किसी तीसरे देश कंट्री सी को एक्सपोर्ट कर सके। जैसे कि एप्पल ने चाइना में फैक्ट्री लगाई ताकि वहां से सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेच सके। Specific modes of executing these investments include greenfield investment, M&A and specific alliances। इसका मतलब है एफडीआई करने के तरीके, मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या क्या है। पैसा लगाने के लिए कुछ मुख्य तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने जैसा है। इसमें कंपनी किसी दूसरे देश में जमीन खरीदकर अपनी नई फैक्ट्री या ऑफिस बनाती है। फिर आता है M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इसमें कंपनी नई फैक्ट्री बनाने के बजाय वहां पहले से चल रही किसी कंपनी को खरीद लेती है या उसके साथ मिल जाती है। फिर आता है स्पेसिफिक अलायंस, इसको हम स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कहते हैं। इसमें दो देश या दो कंपनी मिलकर एक खास मकसद के लिए दोस्ती या पार्टनरशिप यानी कि अलायंस करती है। सिंपल वर्ड्स में एफडीआई का मतलब है साझेदारी। चाहे आप अपना काम पड़ोसी देश में फैलाएं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल में होता है, या कच्चा माल लेने के लिए वहां फैक्ट्री डालें, जैसे कि वर्टिकल में होता है, या फिर किसी नई कंपनी को खरीद लें।
मकसद हमेशा तरक्की और लंबी दोस्ती का ही होता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, this is a form of FDI where a parent company starts a new venture in foreign country by constructing new operational facilities from the ground up. इसका मतलब है, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, ग्रीनफील्ड मतलब हरा भरा मैदान। इसका मतलब है कि ये एक कंपनी किसी दूसरे देश में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करती है, जैसे कि जमीन से शुरुआत करना। इसमें एक पेरेंट कंपनी किसी विदेशी देश में जाकर वहां पहले से बनी बनाई कंपनी नहीं खरीदती, बल्कि खाली जमीन लेकर वहां अपनी नई फैक्ट्री, नया ऑफिस और नया ऑपरेशनल सिस्टम फ्रॉम द ग्राउंड अप, बिल्कुल नींव से शुरू करती है। नई पहचान, क्योंकि ये सब कुछ नया बनाया यहाँ सब कुछ नया बनाया जाता है, इसलिए कंपनी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मशीनरी वहां लगाती है। सिंपल वर्ड्स में, मान लीजिए आपको दूसरे शहर में रहना है। एक तरीका है कि आप बना बनाया पुराना घर खरीद लें, जैसे M&A में कहते हैं। लेकिन ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप खाली जमीन खरीदें और उस पर अपनी पसंद का नया घर बनाएं। इससे उस देश में नए लोगों को नौकरी मिलती है और बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का आगमन होता है। ये थोड़ा मेहनत और समय वाला काम है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, it involves building a new facilities and usually creating long term jobs by hiring local employees. इसका मतलब है नई सुविधाएं। इसमें कंपनी किसी पुरानी बिल्डिंग या फैक्ट्री को नहीं लेती, बल्कि बिल्कुल नई फैक्ट्री बनाती है। इसका मतलब है कि वहां नई दीवारें खड़ी होती है, नई मशीन्स लगती हैं और एक पूरा नया सेटअप तैयार होता है। रोजगार के मौके, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म जॉब, क्योंकि सब कुछ नया सब क्योंकि सब कुछ नया शुरू हो रहा है, इसलिए कंपनी को काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होते हैं। ये कंपनी वहां के लोकल एम्प्लॉयज मतलब स्थानीय लोगों को काम पर रखती है, जिससे उस देश में लंबे समय के लिए नौकरी पैदा होती है। An example is Hyundai establishing a new factory in Czech Republic. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हुंडई। जब हुंडई ने सीजैक रिपब्लिक में जाकर अपनी बिल्कुल नई फैक्ट्री लगाई, तो उन्होंने वहां की किसी पुरानी कार कंपनी को नहीं खरीदा। उन्होंने खाली जमीन पर अपना नया प्लांट खड़ा किया, नई टेक्नोलॉजी लाए और हजारों सीजैक नागरिकों को नौकरियां दी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंपल वर्ड्स में, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक नया पौधा है, पौधे लगाना जैसा है। आज आपने बीज यानी पैसा बोया, नए पेड़ यानी फैक्ट्री उगाते हैं, उसके फल जॉब्स और तरक्की वहां के लोगों को मिलती है। इससे उस देश की जनता को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उन्हें नया काम मिलता है। Importance and benefits: employment generation, control, quality. Employment generation, it creates employment opportunities in the host country. Control, intermediaries are eliminated, giving the investing corporation significant independence and total dominance over its product and services. Quality, it allows for a high level of quality control over manufacturing. इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट: ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्यों इतना खास माना जाता है? इसके कुछ मुख्य फायदे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के मौके, यानी इसका सबसे बड़ा फायदा होस्ट कंट्री को होता है, क्योंकि सब कुछ शुरुआत से बनता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन से लेकर चलाने तक हर लेवल पर लोगों की जरूरत पड़ती है। ये होस्ट कंट्री में ढेरों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है,
जिससे वहां के लोगों का जीवन जीवन सुधरता है। कंट्रोल, पूरा कब्जा और आजादी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में बीच के लोग यानी इंटरमीडिएट्स खत्म हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग कंपनी को किसी दूसरे पार्टनर की बात माननी नहीं पड़ती। उनके पास अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर पूरा इंडिपेंडेंस यानी आजादी और डोमिनेंस यानी कंट्रोल होता है। वो वही करते हैं जो उनके ब्रांड के लिए सही है। फिर आता है क्वालिटी यानी बेहतरीन क्वालिटी की गारंटी। जब आप अपना घर खुद बनाते हैं तो आप हर एक ईंट का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में कंपनी अपनी नई मशीन और नया सिस्टम लगाती है। इससे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग का हर स्टेप पर हाई लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मिलता है। उन्हें किसी पुरानी फैक्ट्री की खराब मशीन से समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। सिंपल वर्ड्स में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक नई शुरुआत है। ये देश की लोगों को नौकरी देता है, कंपनी को अपनी मर्जी से काम करने की पूरी आजादी देता है और सबसे जरूरी बात ये पक्का करता है कि जो सामान बन रहा है उसकी क्वालिटी दुनिया में सबसे बेस्ट हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कॉस्ट एंड रिस्क, इट इन्वॉल्व्स हाई फिक्स्ड कॉस्ट, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अ हाई इंटरेस्ट बर्डन. It is considered the riskiest form of investment. Barriers. It faces more barriers to entry and potential government regulatory hurdles. इसका मतलब है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को एफडीआई का सबसे मुश्किल रास्ता इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कंपनी को कई तरह के जोखिम यानी रिस्क उठाने पड़ते हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड रिस्क, बाहरी बड़ा खर्चा और बड़ा खतरा। इसमें कंपनी को बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर उठाना पड़ता है। इसका मतलब है कि जमीन खरीदना, फैक्ट्री बनाना और नई मशीन्स लगाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। साथ ही इससे भारी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कर्ज भी लेना पड़ता है जो हाई इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा भी होते हैं। इन्हीं सब वजहों से इसे सबसे रिस्कीएस्ट यानी खतरनाक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर आते हैं बैरियर्स यानी रुकावटें। क्योंकि आप एक नए बिजनेस बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में एंटर करने में बहुत सी बैरियर्स टू एंट्री यानी शुरुआती रुकावटें आती हैं। साथ ही हर देश के अपने नियम होते हैं, तो आपको गवर्नमेंट रेगुलेटरी हर्डल यानी सरकारी कानून और परमिशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें काफी समय और मेहनत लगती है। सिंपल वर्ड्स में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक महंगा और बड़ा रिस्क है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़ा नया घर बनाना। इसमें पैसा भी बहुत लगता है, बैंक का ब्याज भी देना पड़ता है और सरकारी परमिशन लेने में भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए सिर्फ वही कंपनी इसमें हाथ डालती है जिनके पास बहुत सब्र यानी पेशेंस और मजबूत दिल होता है। अब आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन M&A. M&A are corporate strategies used to restructure, expand or gain competitive advantages. इसका मतलब है M&A असल में बड़ी कंपनीज की वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज यानी नियति होती है जिनका इस्तेमाल वो खुद को और भी बड़ा बनाने और बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसके कुछ मुख्य मकसद हैं, जैसे कि रिस्ट्रक्चर, नया रूप देना। कभी कभी कंपनीज अपने काम करने के तरीके को बदलना या सुधारने के लिए दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है ताकि वो और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। एक्सपेंड करना यानी विस्तार करना, बड़ा बनाना। अगर किसी कंपनी को किसी नए देश या नए मार्केट में जल्दी से कदम रखना है तो वो वहां पहले से चल रही किसी कंपनी को खरीद लेती है। इससे उन्हें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है।
जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती है। गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर या उसे खरीदकर एक कंपनी मार्केट में अपने मुकाबलेबाजों यानी कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकती है। उनके पास अब ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा कस्टमर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी होती है। सिंपल वर्ड्स में M&A मिलकर या खरीदकर आगे बढ़ने का रास्ता है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में जहां हम नया घर बनाते हैं, M&A में हम बना बनाया घर खरीदते हैं या किसी पड़ोसी के साथ मिलकर एक बड़ा घर बना लेते हैं। ये रास्ता तेजी से तरक्की करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सबसे पहले आता है इसमें मर्जर्स। A merger occur when two or more corporations combine to share resources and achieve common objectives. Usually, the merging firms are of equal size and scope, creating a new business entity where the original individual become invisible. इसका मतलब है मर्जर तब होता है जब दो कंपनीज अपने रिसोर्सेज यानी पैसा, टेक्नोलॉजी, लोगों को आपस में बांट लेती है ताकि वो मिलकर बड़े मकसद हासिल कर सके। अक्सर इसमें दोनों कंपनीज एक ही साइज और ताकत की होती है। मिलकर वो एक नई बिजनेस एंटिटी यानी नई कंपनी बनाती है और उनकी पुरानी अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है। टाइप्स ऑफ मर्जर्स। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, combining businesses from unrelated industries to diversity and reduce risk. इसका मतलब है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर जब दो ऐसी कंपनीज मिलती है जिनके आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज में होती हैं जो, जैसे कि एक कपड़े बनाने वाली कंपनी और एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी। ये इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस में डाइवर्सिटी आए और नुकसान का खतरा कम हो जाए। फिर आता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, कंबाइनिंग कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट बट इन डिफरेंट मार्केट्स। इसका मतलब है जब दो कंपनीज एक ही समान बेचती है लेकिन अलग अलग मार्केट्स या शहर या देश में काम करती है, वो आपस में मिल जाती है ताकि उनका दायरा बढ़ सके। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर्स, कोजेनरिक, combining companies that provide separate services to the same customer base. Example, a hardware manufacturer and a software provider. इसका मतलब है इसमें ऐसी कंपनीज मिलती है जो एक ही तरह के कस्टमर्स को अलग अलग सर्विसेज देती है, जैसे कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी और एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, दोनों के कस्टमर्स एक ही हैं, इसलिए मिलकर काम करना फायदेमंद होता है। Horizontal merger, combining businesses from the same sector or competitors to increase market share. Example in the food sector. इसका मतलब है जब एक ही सेक्टर के दो मुकाबलेबाज यानी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज आपस में मिलती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है फूड सेक्टर में दो बड़ी रेस्टोरेंट चेन का मिल जाना। इसका मकसद अपना मार्केट शेयर बढ़ाना होता है। वर्टिकल मर्जर, कंबाइनिंग बिजनेसेस एट डिफरेंट स्टेजेस टू द सेम चेन टू इंप्रूव सप्लाई चेन कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसका मतलब है जब एक ही सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेजेस वाली कंपनीज मिलती हैं, जैसे कि एक कार बनाने वाली कंपनी और एक टायर बनाने वाली कंपनी का मिलना, इससे सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ता है और खर्चा यानी कॉस्ट कम होता है। सिंपल वर्ड्स में मर्जर का मतलब है दोस्ती और साझेदारी का नया नाम। चाहे आप अपने दुश्मन से हाथ मिलाए जैसे हॉरिजॉन्टल में होता है, या कच्चा माल खरीदने वाली कंपनीज जैसे वर्टिकल में होता है।
मकसद हमेशा यही होता है कि मिलकर एक ऐसी ताकत बने जो अकेले मुमकिन नहीं थी। अब आते हैं हम लोग एक्विजिशंस पे। An acquisition is a transaction where one firm buys all or a portion of the equity or shares of another company. The acquired firm becomes a subsidiary and loses its legal identity. इसका मतलब है एक्विजिशन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां एक फर्म दूसरी कंपनी के सारे असेट्स यानी संपत्ति या इक्विटी यानी शेयर्स खरीद लेती है। इसके बाद जो कंपनी खरीदी गई है यानी एक्वायर्ड फर्म है, वो अपनी पुरानी पहचान खो देती है और खरीदने वाली कंपनी की एक सब्सिडियरी यानी शाखा बनकर रह जाती है। टाइप्स ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंडली, बोथ फर्म्स म्यूचुअली डिसाइड ऑन द प्राइस एंड टर्म्स। इसका मतलब है इसमें दो कंपनीज के मालिक और बोर्ड्स आपस में मिल बैठकर कीमत और शर्तें यानी टर्म्स तय करते हैं। दोनों की मर्जी से दोस्ती की शुरुआत होती है। हॉस्टाइल यानी टेक ओवर। द एक्वायरिंग फर्म एग्रेसिवली बाइज मैक्सिमम शेयर्स, ऑफन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो मार्केट प्राइसेस, लर्निंग द टारगेट कंपनी नो चॉइस। इसका मतलब है इसमें खरीदने वाली कंपनी बहुत एग्रेसिव तरीका अपनाती है। वो टारगेट कंपनी की मर्जी के बिना मार्केट से उनके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है। अक्सर ये तब होता है जब टारगेट कंपनी के शेयर सस्ते होते हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। बेनिफिट्स। Acquisition provide access to expertise, capital, fresh ideas, and new markets, and they increase market shares quickly. इसका मतलब है benefits, quick growth. इससे मार्केट शेयर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। न्यू रिसोर्सेज, कंपनी को दूसरी कंपनी की एक्सपर्टाइज यानी तजुर्बा, कैपिटल यानी पैसा और नए आइडियाज मिल जाते हैं। मार्केट एक्सेस, नए मार्केट्स में एंट्री करना बहुत आसान हो जाता है। फिर आते हैं चैलेंजेस। फर्म्स फेस कल्चर डिफरेंसेस, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क लीडिंग टू लेऑफ, रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स बिटवीन द मर्जिंग एंटिटीज। इसका मतलब है कल्चर डिफरेंसेस, दो अलग अलग कंपनीज का काम करने का तरीका और माहौल अलग होता है जिससे मिलना मुश्किल होता है। ले ऑफ, अक्सर दो कंपनीज के मिलने से एक ही काम के लिए दो लोग हो जाते हैं, जैसे कि डुप्लीकेशन ऑफ टास्क, जिस वजह से लोगों की नौकरी चली जाती है। मोटिवेशन, जब नौकरी जाने का डर बाकी बचे एम्प्लॉयज का हौसला कम कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी दोनों कंपनीज के मकसद यानी ऑब्जेक्टिव्स आपस में टकराते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक्विजिशन बना बनाया बिजनेस खरीदना है। ये तेजी से बढ़ने का बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन इसमें लोगों के दिल और दो अलग अलग कल्चर्स को मिलाना सबसे बड़ी चुनौती है। फिर है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। A strategic alliance is an agreement between two independent companies to collaboration on a project for mutual benefit while maintaining their independence. These are typically long-term arrangements. Strategic alliance एक ऐसा समझौता या एग्रीमेंट जहां दो अलग-अलग और स्वतंत्र कंपनीज किसी एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का फैसला करती हैं। इसका मकसद दोनों को फायदा पहुंचाना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो साथ तो आती हैं लेकिन अपनी अलग पहचान बरकरार रखती हैं। ये रिश्ता अक्सर लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। जॉइंट वेंचर,
two businesses work together to form a completely new independent business entity. Both original businesses become parent companies of this entity. Example Microsoft and GE Healthcare creating Cardigum. इसका मतलब है जॉइंट वेंचर, एक नया रिश्ता बनाना। जब दो बिजनेसेस मिलकर बिल्कुल एक नई और इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी बनाते हैं, दोनों पुरानी कंपनीज इस नई कंपनी की पेरेंट कंपनी बन जाती हैं। फिर आता है इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। वन कंपनी परचेजेस अ सर्टेन इक्विटी परसेंटेज ऑफ अनदर कंपनी। For example, Panasonic investing in Tesla to strengthen their partnership regarding battery cells. इसका मतलब है इसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी के कुछ खास या शेयर्स यानी इक्विटी खरीद लेती है। इससे उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता है। जैसे कि पैनासोनिक ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया था ताकि बैटरी सेल्स बनाने के उनकी पार्टनरशिप और गहरी हो सके। नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। Companies sign a contractual relationship to pool resources and capabilities without exchanging equity. इसका मतलब है इसमें कंपनी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो अपने रिसोर्सेज और तजुर्बे को एक दूसरे के साथ शेयर तो करती है, लेकिन कोई शेयर से इक्विटी एक्सचेंज नहीं करती। ये रिश्ता पूरी तरह एग्रीमेंट पर टिका होता है। एडवांटेजेस: स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ऑफर इंक्रीज्ड रिसोर्सेज, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड एन expanded customer base and greater brand awareness. इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक अलायंस के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इससे इंक्रीज रिसोर्सेज यानी दोनों कंपनीज की ताकत मिलकर दुगनी हो जाती है। एक्सेस टू न्यू मार्केट, एक दूसरे की मदद से नए देशों और शहरों में जाना आसान हो जाता है। एक्सपेंडेड कस्टमर बेस, दोनों के कस्टमर्स मिलकर एक बड़ा बाजार बनाते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, जब दो बड़े नाम साथ आते हैं तो लोगों का भरोसा और ब्रांड की पहचान बढ़ जाती है। सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेटेजिक अलायंस मिलकर काम करने का नाम है, लेकिन बिना अपने घर बेचे। जैसे दो दोस्त मिलकर एक दुकान खोलते हैं, जैसे ज्वाइंट वेंचर में होता है, या एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाता है, जैसे इक्विटी में होता है, या फिर सिर्फ एक दूसरे की मदद का वादा करें, नॉन इक्विटी में जैसे कि होता है। इससे दोनों की तरक्की होती है और कोई किसी का गुलाम नहीं बनता। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। An exchange rate is defined as the price of one currency expressed in terms of another currency, or the rate at which one currency is exchanged for another. These rates are critical in international finance and trade as they influence flow of capital, services, and goods across borders. Exchange rates are broadly categorized into two systems. One is fixed and other one is floating or flexible. इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, मुद्रा विनिमय का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है एक्सचेंज रेट का सरल मतलब है एक देश की करेंसी की कीमत दूसरे देश की करेंसी के रूप में, या फिर वो रेट जिस पर एक करेंसी को दूसरे से बदला यानी एक्सचेंज किया जा सकता है। एक्सचेंज रेट क्यों जरूरी है? ये रेट इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड की जान होते हैं। इन्हीं रेट की वजह से
तय होता है कि सामान कितना सस्ता या महंगा मिलेगा और देशों के बीच पैसा यानी कैपिटल, सर्विसेज और गुड्स का फ्लो कैसा रहेगा। इसके दो मुख्य कैटेगरीज हैं। पहला है फिक्स्ड यानी स्थिर, जहां रेट को फिक्स कर दिया जाता है, और दूसरा है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन, जहां रेट मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। सिंपल वर्ड्स में, एक्सचेंज रेट एक प्राइस टैग की तरह है। मान लीजिए आपको मान लीजिए आपको अमेरिका से एक चॉकलेट खरीदनी है, तो आपको कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे ताकि आपको $1 मिल सके। वही एक्सचेंज रेट होता है। ये रेट ही तय करता है कि हमारी विदेशी दोस्ती और कारोबार कितने मुनाफे में रहेगा। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। Fixed exchange rate system. In this system, the government or central bank sets the value of its currency against an external benchmark such as gold, silver or another country's currency. इसका मतलब है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी स्थिर मुद्रा दर। इस सिस्टम में किसी देश की सरकार या वहाँ सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, अपनी करेंसी की कीमत को खुद तय करती है। ये कीमत किसी बाहरी बेंचमार्क के हिसाब से फिक्स हो सकता है, जैसे कि सोना होता है, चांदी है, या फिर किसी दूसरे देश की मजबूत करेंसी, जैसे अभी यूएस का डॉलर है। Advantages. The primary objective is to maintain stability in financial flows and international trade. The guarantees foreign exchange stability, protects currency value from the market fluctuation, exchange foreign investment, and helps maintain stable inflation rates. इसका मतलब है फिक्स्ड सिस्टम का सबसे बड़ा मकसद दुनिया भर के व्यापार में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाना होता है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सिस्टम विदेशी व्यापार को एक भरोसा देता है कि करेंसी की कीमत अचानक नहीं बढ़ेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लक्चुएशन, बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर असर नहीं पड़ता, जिससे करेंसी की वैल्यू सुरक्षित रहती है। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, जब विदेशी इन्वेस्टर्स को पता होता है कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा, तो वो उस देश में पैसा लगाने में हिचकिचाते नहीं हैं। स्टेबल इन्फ्लेशन, इससे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग इट कैन नॉट naturally adjust to market forces or change economic conditions, potentially leading to trade imbalances. Furthermore, it is susceptible to speculative attacks, where traders may force a central bank to deplete its currency reserves to defend a fixed rate. डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लचीलापन नहीं होता। बाजार की बदलती स्थितियां यानी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ये खुद को बदल नहीं पाता, जिसकी वजह से कभी कभी ट्रेड में असंतुलन यानी ट्रेड इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। स्पेक्यूलेटिव अटैक्स, ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। बड़े बड़े ट्रेडर्स कभी कभी करेंसी पर अटैक करते हैं, शर्त लगाते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को अपनी कीमत बचाने के लिए अपने सारे विदेशी रिजर्व यानी फॉरेन रिजर्व खर्च करने पड़ सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक जिद की तरह है। सरकार कहती है कि हमारा $100 हमेशा $1 के बराबर रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए।
ये दोस्ती और व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि सब कुछ फिक्स होता है, लेकिन अगर मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हो जाए तो इसे निभाना सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। In a flexible system, the value of a currency is determined by market forces, specifically the supply and demand in the foreign exchange markets. इसका मतलब है इस सिस्टम में सरकार या सेंट्रल बैंक करेंसी की कीमत नहीं करती है। इसके बजाय करेंसी की वैल्यू पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस यानी विदेशी मुद्रा बाजार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है। अगर किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट ऊपर चला जाता है और अगर डिमांड गिरती है तो रेट नीचे आ जाता है। एडवांटेजेस: It allows currencies to react automatically to market forces, which helps maintain equilibrium in the balance of payment. It grants central banks the freedom to conduct independent monetary policies tailored to domestic needs, eliminate the requirement for maintaining large foreign reserves. इसका मतलब है फ्लेक्सिबल सिस्टम का सबसे बड़ा गुण उसका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, जैसे कि ये सिस्टम मार्केट की हलचल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इससे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी में संतुलन यानी इक्विलिब्रियम बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक को आज़ादी मिलती है कि वो अपने देश की ज़रूरतें जैसे इन्फ्लेशन या ग्रोथ के हिसाब से अपनी नियति पॉलिसीज बनाए रखे बिना इस चिंता के कि रिजर्व एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा। नो नीड फॉर लार्ज रिजर्व, क्योंकि सरकार को रेट प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व जमा करके नहीं रखना पड़ता। Disadvantages: It lacks stability during economic uncertainty, potentially exacerbating crises through sharp currency movements. Countries may become vulnerable to external shocks, and the lack of fixed rate may encourage market speculation, increasing volatility. इसका मतलब है नुकसान, लेकिन इस आज़ादी के साथ कुछ जोखिम भी आते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी आती है तो ये रेट्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। इससे आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस और गहरा हो जाता है। वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल शॉक, अगर किसी बड़े देश में कोई बदलाव होता है तो उसका असर तुरंत हमारी करेंसी पर पड़ता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर महसूस कर सकती है। मार्केट स्पेक्यूलेशन, क्योंकि रेट बदलता रहता है इसलिए बड़े ट्रेडर्स इसका फायदा उठाने के लिए सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन करते हैं, जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी आ जाती है। सिंपल वर्ड्स में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक खुले मैदान की तरह है। यहाँ करेंसी की कीमत वही है जो लोग देने को तैयार हैं। ये सिस्टम हमें आज़ादी तो देता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी नियति बनाएं, लेकिन जब बाजार में तूफान आता है तो ये रेट बोट की तरह
बहुत ज़्यादा हिचकोले खाने लगती है। एक्सचेंज रेट के की डिफरेंसेस। डिटर्मिनेशन। Fixed rates are fixed by the government, whereas flexible rates are determined by market firms. इसका मतलब है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, इन दोनों सिस्टम्स में तीन मुख्य अंतर हैं। पहला है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कौन तय करता है। फिक्स सिस्टम में करेंसी की कीमत का फैसला पूरी तरह सरकार या सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। वो वो एक रेट फिक्स कर देती है। पर फ्लेक्सिबल सिस्टम में किसी एक का कब्जा नहीं होता। यहाँ रेट के फैसला मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई और डिमांड करते हैं। फिर आता है एडजस्टमेंट। फिक्स सिस्टम्स rely on government intervention changing the peg, while flexible systems rely on automatic adjustment where the exchange rate itself balances trade and capital flows. इसका मतलब है एडजस्टमेंट, बदलाव कैसे आते हैं। फिक्स सिस्टम में अगर रेट बदलना हो तो सरकार को बीच में आना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। वो खुद अपने पेग फिक्स की गई कीमत को ऊपर या नीचे करते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल सिस्टम में सब कुछ अपने आप होता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। यहाँ एक्सचेंज रेट खुद ब खुद ऊपर नीचे होकर व्यापार यानी ट्रेड और कैपिटल फ्लो को बैलेंस कर देता है। इसमें सरकार को बार बार दखल देने की जरूरत नहीं होती। Speculation. Fixed systems face a higher risk of speculative attacks targeting a specific rate, whereas flexible systems are less prone to such targeted attacks. Speculation यानी सट्टेबाजी का खतरा। फिक्स सिस्टम में स्पेक्यूलेटिव अटैक्स का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक रेट फिक्स होता है। बड़े ट्रेडर्स उस रेट को तोड़ने के लिए उस करेंसी के खिलाफ अटैक करते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता है। पर फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्योंकि ये रेट हर पल बदल रहा है, इसलिए इस तरह के किसी फिक्स्ड टारगेट पर अटैक करना मुश्किल होता है। इसलिए ये सिस्टम ऐसे टारगेटेड अटैक से थोड़ा सुरक्षित रहता है। सिंपल वर्ड्स में इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फिक्स रेट एक ऐसी घड़ी यानी क्लॉक की तरह है, जिसकी सुइयां हैंड्स आप अपने खुद हाथ से घुमाते हैं ताकि वो सही वक्त दिखाए। पर फ्लेक्सिबल रेट एक ऐसी ऑटोमेटिक घड़ी है जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने आप मार्केट के हिसाब से सही वक्त यानी रेट सेट कर लेती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक फैक्टर्स, लो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेबल इन्फ्लेशन एंड strong economic performance can strengthen a currency. इसका मतलब है इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हो और इन्फ्लेशन यानी महंगाई काबू में हो, तो लोग उस देश की करेंसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मजबूत आर्थिक प्रदर्शन करेंसी को और भी ताकतवर बनाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। Nations with stable political systems generally possesses more valuable currencies. यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। पैसा हमेशा वहां रुकता है जहां शांति और सुरक्षा हो। जिन देशों में पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होता है और किसी भी तरह का पॉलिटिकल स्ट्रेस या सरकार गिरने का डर नहीं होता, वहां की
करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। विदेशी इन्वेस्टर्स ऐसी जगह निवेश करना पसंद करते हैं। ट्रेड बैलेंस। If a country exports more than it imports, the demand for its currency rises, increasing its exchange rate. Conversely, a deficit in the balance of payment indicates demand for foreign exchange exceeds supplies, leading to currency depreciation. इसका मतलब है ट्रेड बैलेंस, व्यापार का संतुलन। ये सप्लाई और डिमांड का सीधा खेल है। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से। अगर कोई देश दूसरे देशों को सामान ज्यादा बेचता है और मंगवाता कम है तो दुनिया में उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है। ट्रेड डेफिसिट इसका उल्टा होता है। अगर कोई देश मंगवाता ज्यादा है और बेचता कम है तो उन्हें विदेशी मुद्रा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इससे उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, जिसे हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। इन्फ्लेशन। हायर इन्फ्लेशन इन अ कंट्री typically leads to a decline in demand for its currency, lowering its value. इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर। जिस देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस देश की करेंसी की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इस वजह से लोग उस करेंसी को बेचना शुरू कर देते हैं और मार्केट में उसकी कीमत नीचे गिर जाती है। सिंपल वर्ड्स में, एक्सचेंज रेट एक देश की रेपुटेशन की तरह है। अगर देश में शांति है, लोग काम कर रहे हैं और अपना सामान दुनिया भर में बेच रहे हैं, तो उसकी करेंसी जैसे डॉलर या रुपये की इज्जत और कीमत बाजार में बढ़ जाती है। लेकिन अगर देश में महंगाई और झगड़ा है तो उसकी कीमत गिरने लग जाती है। Theories of exchange rates. Two prominent theories explain the determination of exchange rate. Theories of exchange rate यानी मुद्रा दर के सिद्धांत। एक्सचेंज रेट सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि इन दोनों बड़े सिद्धांतों यानी थ्योरीज पर टिके होते हैं। पहला है परचेजिंग पावर पैरिटी, 3 P's, proposed by Professor Gustav Cassel. This theory suggests that the exchange rate between two currencies is determined by their relative purchasing power. It posits that money should have the same purchasing power domestically as it would if exchanged for a foreign currency, especially a unit of currency should buy the same amount of goods in every nation. इसका मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, 3 P's, खरीदने की शक्ति की बराबरी। ये थ्योरी प्रोफेसर गस्टेव कैसल ने दी थी। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प और सरल है। इसका मुख्य विचार है, ये थ्योरी कहती है कि दो देशों के बीच एक्सचेंज रेट इस बात से तय होता है कि उनकी करेंसी की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति कितनी है। जैसे एक जैसी कीमत। इसका मानना है कि एक यूनिट करेंसी की वैल्यू हर देश में बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास इतना पैसा है कि इंडिया में एक बर्गर खरीद सके, तो
वही पैसा जब डॉलर में बढ़ जाए तो उसे अमेरिका में भी वही बर्गर मिलना चाहिए। इसका एसेंस है, सिंपल वर्ड्स में, एक करेंसी की वैल्यू हर देशन में एक ही जितना सामान खरीदने की क्षमता रखनी चाहिए। Interest rate parity. This theory states that differences the interest rates of two nations remains equal to the differences calculated using forward and spot exchange rate techniques. It describes a condition of equilibrium between interest rates and currency values, spot and forward, of two countries, ensuring there are no opportunities for interest rate arbitrage. इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ब्याज दर की बराबरी। ये थ्योरी पैसे के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और ब्याज यानी इंटरेस्ट पर ध्यान देती है। इसका मुख्य विचार ये है कि ये थ्योरी बताती है कि दो देशों की इंटरेस्ट रेट्स का अंतर यानी डिफरेंस, उनके स्पॉट रेट, आज के रेट और फॉरवर्ड रेट, भविष्य का रेट, एक अंतर के बराबर होता है। इक्विबिलियम यानी संतुलन, ये एक ऐसी स्थिति, कंडीशन के बारे में बताती है जहां इंटरेस्ट रेट और करेंसी वैल्यूज के बीच एक बैलेंस होता है। नो आर्बिट्रेज, यानी इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक देश से सस्ता कर्ज लेकर दूसरे देश में ज्यादा ब्याज पर पैसे रख कर बिना किसी रिस्क के मुनाफे ना कमा सके, मतलब आर्बिट्रेज। सब कुछ इस तरह बैलेंस होता है कि फायदा बराबर रहे। सिंपल वर्ड्स में पीपीपी कहती है कि एक्सचेंज रेट मतलब सामान की कीमत शॉपिंग के हिसाब से तय होना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहती है कि एक्सचेंज रेट बैंक के ब्याज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए ताकि कोई अनफेयर तरीके से पैसे ना कमा सके। अब आते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, कंटेम्पररी इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। Outsourcing is defined as the business practice of hiring a third party to manufacture products, handle operations, or provide services that were previously performed internally by the company own personnel. इसका मतलब है आउटसोर्सिंग के एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जहां एक कंपनी अपने कामों को खुद करने के बजाय किसी थर्ड पार्टी, दूसरी कंपनी या बाहर के लोगों को सौंप देती है। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे सामान बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस के ऑपरेशन संभालना, या कोई स्पेसिफिक सर्विस देना जो पहले कंपनी के अपने एम्प्लॉयज किया करते थे। स्ट्रैटेजिक पर्पस। It is primarily utilized as a cost-cutting strategy, allowing companies to focus on essential projects like design and coding while contracting out routine work. इसका मतलब है इसका मुख्य मकसद कॉस्ट कटिंग यानी खर्चा कम करना होता है। आउटसोर्सिंग की वजह से कंपनी के काफी समय और पैसा बच जाता है। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी अपने सबसे जरूरी और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे पाती है, जैसे कि नए डिजाइन बनाना या कोडिंग करना, जबकि रोजमर्रा के रूटीन काम वो बाहर के लोगों से करवा लेती है। इसका एग्जाम्पल है एप्पल आउटसोर्सेज द प्रोडक्शन ऑफ आईफोन्स टू कंपनीज लाइक फॉक्सकॉन एंड कंपोनेंट्स लाइक मोबाइल रैम टू सैमसंग। इसका मतलब है, इसे हम एप्पल के एग्जाम्पल से समझते हैं।
समझ सकते हैं। एप्पल अपने आईफोन्स का सारा डिजाइन और सॉफ्टवेयर खुद बनाता है, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चर यानी बनाने के लिए वो फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज को आउटसोर्स करता है। यहाँ तक कि आईफोन के कुछ पार्ट्स जैसे मोबाइल रैम बनाने का काम वो सैमसंग को दे देता है। सिंपल वर्ड्स में आउटसोर्सिंग का मतलब है अपने हुनर पर ध्यान देना और बाकी काम एक्सपर्ट को दे देना। जैसे अगर आपको एक बड़ी पार्टी देनी है तो आप मेन्यू और गेस्ट खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन खाना बनाने का काम किसी कैटरर को आउटसोर्स कर देते हैं ताकि आप मेहमानों पर ध्यान दे सकें। बिजनेस में भी यही होता है ताकि काम सस्ता और बेहतर हो सके। Advantages of outsourcing. Businesses engage in outsourcing to gain competitive edges. Focus on core competencies. It frees up employees to concentrate on primary responsibilities and long-term planning. Efficiency and quality. Hiring providers with specific expertise often lead to higher quality and more effective solutions. Control quality. The capital saved through outsourcing can be reinvested into other parts of the company. Market edge. It provides access to resources and facilities that might otherwise be unavailable or too expensive, giving firms edge over competitors. Advantages of outsourcing. कंपनी क्यों अपना काम बाहर देती है? इसके पीछे इसके पीछे के 4 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, मेन काम पर ध्यान देना। हर कंपनी का एक खास हुनर होता है, जैसे एप्पल का सॉफ्टवेयर डिजाइन। जब रूटीन काम बाहर आउटसोर्स कर दिए जाते हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयज अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान दे पाते हैं। वो उन चीजों पर मेहनत करते हैं जो कंपनी को असलियत में बड़ा बनाती है। फिर आता है एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, बेहतर क्षमता और क्वालिटी। जब आप किसी ऐसी पार्टी को हायर करते हैं जो उसी काम में एक्सपर्ट है तो नतीजा हमेशा बेहतर निकलता है। वो लोग वही काम सालों से कर रहे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन और हायर क्वालिटी का सामान या सर्विस दे पाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, खर्चों पर लगाम। आउटसोर्सिंग से जो कैपिटल यानी पैसा बचता है उसे कंपनी अपने दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से में रीइन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी खरीदने में या मार्केटिंग में। इससे पैसे का सही इस्तेमाल होता है। फिर आता है आखिर में मार्केटिंग एज, मुकाबले में आगे। आउटसोर्सिंग की वजह से कंपनीज को ऐसे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज मिल जाती हैं जो शायद उनके पास खुद नहीं होती या जिन्हें खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। इससे एक छोटी फर्म भी बड़े कॉम्पिटिटर के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में आउटसोर्सिंग एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक डॉक्टर अपना सारा ध्यान मरीज यानी पेशेंट को देखने में लगाए और क्लिनिक की सफाई या फाइल संभालने का काम किसी और को दे दे। इससे डॉक्टर का काम भी बेहतर होता है और क्लिनिक भी सही से चलता है। Potential of outsourcing for India. India is considered a premier destination for IT outsourcing due to its infrastructure, favorable government regulation, and grasp of emerging technology. The specific factors driving India's potential include
इसका मतलब है भारत आज पूरी दुनिया के लिए आईटी और आउटसोर्सिंग का सबसे पसंदीदा यानी प्रीमियर डेस्टिनेशन बन चुका है। हमारी एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत की तरफ देखती है। भारत की इस कामयाबी के पीछे चार मुख्य कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है लार्जेस्ट टैलेंट पूल। इंडिया possesses a massive workforce of skilled professionals. Recent data indicates that out of 27.7 million developers globally, 5.4 million are from India. India now accounts for 19% of the world's software engineers, surpassing the United States. इसका मतलब है लार्जेस्ट टैलेंट पूल, हुनरमंद लोगों का समुद्र। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स है। आज पूरी दुनिया में लगभग 2.77 करोड़ यानी 27.7 मिलियन डेवलपर्स हैं, जिनमें से अकेले 54 लाख यानी 5.4 मिलियन भारतीय हैं। इसका मतलब है कि दुनिया का हर पांचवा 19% सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारतीय है। इस मामले में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देते हैं। Cost effectiveness. India offers significant cost advantages with flexible pricing. For instance, hiring a full-time software engineer in the United States approximately 91,156 per annum, whereas hiring for the same role in India costs 9,751 per annum, representing a tenfold differences in cost. Cost effectiveness. कम खर्चा बेहतर काम। भारत में काम करवाना बहुत ही सस्ता पड़ता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना तनख्वाह लगभग $91,156 होती है, जबकि वही काम भारत में सिर्फ $9,751 में हो जाता है। ये लगभग 10 गुना का बड़ा फर्क है, जो विदेशी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा फायदा है। हाई क्वालिटी सर्विसेज। बियॉन्ड कॉस्ट, इंडिया डिलीवर्स हाई सर्विस क्वालिटी। Outsourcing companies in India follow international standards such as Total Quality Management (TQM) and the Capability Maturity Model, utilizing cutting-edge technology and infrastructure. इसका मतलब है हाई क्वालिटी सर्विसेज, बेहतरीन क्वालिटी। हम सिर्फ सस्ता काम नहीं करते बल्कि क्वालिटी में भी सबसे आगे हैं। भारतीय कंपनीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और कंपैबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल को फॉलो करते हैं। हम बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट काम हो। Favorable government policies. The Indian government actively supports the IT and IT-enabled services (ITES) sectors through various initiatives. First one is budgetary support. The Union Budget 2023-24 allocated 97,579.05 crores rupees in $11.77 billion to the IT and telecom sectors. Export promotions. The Software Technology Park (SDP)
scheme was launched to promote software development and export of professional services. Cybersecurity collaboration such as the Synergy exercises with Singapore involving 13 countries strengthen network resilience against cyber attacks. इसका मतलब है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकारी मदद। हमारी सरकार आईटी और आईटीईएस आईटी एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, जैसे कि बजटरी सपोर्ट। बजट 2023-2024 में आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए 97,579.0 करोड़ रुपीस का भारी भरकम फंड रखा गया। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम शुरू की गई ताकि सॉफ्टवेयर बनाकर बाहर बेचना और भी आसान हो सके। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। भारत ने सिंगापुर और 13 दूसरे देशों के साथ मिलकर साइनर्जी जैसी एक्सरसाइजेस की हैं ताकि हम अपने नेटवर्क को साइबर अटैक से सुरक्षित रख सके। सिंपल वर्ड्स में भारत के पास 3 बड़ी ताकतें हैं। पहला है दिमाग, दूसरा है सस्ता दाम यानी कॉस्ट, और सरकार के साथ पॉलिसीज। इन्हीं की वजह से आज भारत दुनिया का बैक ऑफिस बन गया है, जहां सबसे मुश्किल सॉफ्टवेयर और आईटी के काम चुटकियों में हल किए जा सके। पांचवा है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया incorporate technology into every aspect of infrastructure to support its fast expanding economy. With a GDP of $3.7 trillion, India currently ranks as the 5th largest economy in the world. इसका मतलब है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक ढांचा। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल रैंकिंग आज भारत की जीडीपी लगभग 3.7 ट्रिलियन हो चुकी है, जिसकी वजह से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लास्ट टॉपिक है इसका इंटरनेशनल बिजनेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। International business and trade are increasingly recognized as essential components of UN's 2030 agenda and are crucial for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). International trade helps alleviate regional resources scarcity, promotes efficient global resources consumption, stimulates economic growth, and enhances social welfare. To operate sustainably, international businesses must embrace a holistic approach that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. इसका मतलब है आज के समय में इंटरनेशनल बिजनेस को सिर्फ मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं, बल्कि यूएन के 2030 एजेंडा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजीज को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रिसोर्स स्कैर्सिटी, संसाधनों की कमी। इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से उन इलाकों की कमी दूर की जा सकती है जहां रिसोर्सेज कम है
दुनिया भर में चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। व्यापार न सिर्फ आर्थिक विकास का हिस्सा है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, बल्कि लोगों की भलाई यानी सोशल वेलफेयर और रोजगार में भी इजाफा करता है। सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब। सस्टेनेबल होने के लिए बिजनेसेस को होलिस्टिक अप्रोच यानी पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हम आज की जरूरतों को इस तरह पूरा करें कि आने वाली पीढ़ियां यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन खत्म ना हो। हमें तरक्की भी करनी है और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को भी बचाना है। सिंपल वर्ड्स में, भारत आज एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ तेजी से बढ़ रही है, बल्कि ईमानदारी बल्कि जिम्मेदारी के साथ बढ़ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सबका साथ और सबका विकास, आज भी और कल भी। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को अमीर तो बनाए, लेकिन धरती को नुकसान ना पहुंचाए। Here are the key concepts linking international business and sustainable development. The three pillars of sustainability. To achieve trust sustainability, international business must balance three factors harmony यानी एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए बिजनेस को सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि इन मुख्य पॉइंट्स का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि द थ्री पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सही मायने में सस्टेनेबिलिटी तभी आती है जब ये तीन चीजें संतुलित रहती है, जिसमें है सबसे पहला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, utilizing natural resources like land, water, and energy fuels at a sustainable rate while minimizing environmental harm and considering material scarcity। इसका मतलब है कुदरती रिसोर्सेज जमीन, पानी, एनर्जी का इस्तेमाल इस तरह करना कि वो खत्म ना हो और पर्यावरण को नुकसान कम से कम पहुंचाए। Economic sustainability: using resources ethically and efficiently to run sustainable while generating a regular operation profit, which is essential for our company's long-term survival। इसका मतलब है रिसोर्सेज का एथिकल तरीके से इस्तेमाल करना ताकि कंपनी प्रॉफिट भी कमाए और ठीक लंबे समय तक टिक सके। बिना प्रॉफिट के कोई भी अच्छा काम ज्यादा दिन नहीं चलता। Social sustainability: ensuring that the organization and society can persistently achieve and maintain good social well-being over the long term। इसका मतलब है ये पक्का करना कि बिजनेस से समाज यानी सोसाइटी का भला हो और लोगों की खुशहाली बनी रहे। The role of business: businesses act as a vital engines for employment, creative thinking, research and development (R&D), manufacturing, and income generation. They play a crucial role in tackling global deprivation, reducing inequality, improving prosperity, and protecting the external environment। इसका मतलब है बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि वो तरक्की का इंजन है। वो नए आइडियाज जैसे R&D, मैन्युफैक्चरिंग और नौकरी के जरिए दुनिया से गरीबी और इनइक्वालिटी को हटाने में मदद करते हैं। इसमें है कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस। A company's financial performance is strongly tied to how well it manages its environmental, social, and governance (ESG) risks. Investors
closely evaluate a company's carbon footprint, water usage, community development, and board diversity before making investment decisions. Furthermore, consumer behavior is shifting. Studies show that 79% of consumers change their purchasing preferences based on a product's societal or environmental impact, and have 53% have switched to lesser known but more sustainable brands. इसका मतलब है ग्राहक और इन्वेस्टर का असर, कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर भी इन्फ्लुएंस। आज के दौर में इन्वेस्टर सिर्फ मुनाफा नहीं देखते बल्कि वो ESG, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिस्क को भी चेक करते हैं। वो देखते हैं कि कंपनी कितना कार्बन निकाल रही है और समाज के लिए क्या कर रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, लगभग 79% कंज्यूमर्स अपनी खरीदारी के फैसले इस बात पर बदल देती है कि प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। Sustainable Consumption and Production (SDG 12). Production and consumption are interdependent and must be focused on doing more and better with less. This involves the sustainable management of natural resources, environmentally responsible management of chemicals, and minimizing waste through prevention, reductions, reuse, and recycling by the year 2030। इसका मतलब है, इसका सीधा मंत्र है कम रिसोर्सेज में ज़्यादा बेहतर काम करना। 2030 तक हमें केमिकल्स का सही मैनेजमेंट करना है और कचरा यानी वेस्ट को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने के जरिए कम से कम करना है। ग्लोबल पार्टनरशिप SDG 17। Achieving global sustainability requiring international cooperation, international businesses and government must work together to encourage investment in least developed countries and facilitate the transfer and diffusion of environmentally friendly technologies to developing nations। इसका मतलब है, कोई भी देश अकेले दुनिया नहीं बचा सकता, इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है। बड़ी कंपनीज और सरकारों को मिलकर गरीब देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और नई ग्रीन टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचानी चाहिए। द बिजनेस स्टार्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू गाइड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, द इंटरनेशनल चेंबर ऑफ Commerce (ICC) updated its charter in 2015 with key principles. The principles direct businesses to prioritize sustainable development in the core strategies, advocate for inclusive economic growth, maintain environmental accountability, upholds human rights, design products that minimize environmental impact, foster sustainability awareness across their entire value chain, suppliers, distributors, and customers, maintain transparency in their reporting। इसका मतलब है, ICC ने 2015 में कुछ नए नियम दिए हैं जो हर बड़ी कंपनी को फॉलो करने चाहिए, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी को अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का सम्मान करना और एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी रखना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। अपने सारे सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में सस्टेनेबिलिटी की जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना और
हर काम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, अब बिजनेस का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाना भी है। जो कंपनी आज धरती और समाज का ध्यान रखेगी, वही कल कामयाब होगी। इसके साथ हमारा यूनिट 5 पूरा होता है। थैंक यू।